हेलो व्यूअर, आप लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का ज्ञानवाणी इनाल एग्जाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जो है कि एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें जो है कि हमने जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आर ओ का नोटिफिकेशन 2023 का आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है कि सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अभ्यास श्रृंखला स्टार्ट की गई है। नया जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो हमने जो है कि ऊपर यहाँ तक पढ़ा चुका था। अब प्रजाति और जातियाँ बची थी, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ शुरू किया जाए। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की, एक मिनट, निम्न में से कौन जो है कि धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियाँ कौन है? गद्दी होगी। कौन है? गद्दी होगी। ठीक है, ये सब बताया जाएगा आपको मैपिंग वीडियो में। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे मैपिंग वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे देखते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? एक गद्दी है, लद्दाखी है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक ना, तो गद्दी जो एक से अधिक राज्यों में पाया जाता है भारत के। इसको देख लीजिए। देखिए, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियाँ जो है कि गद्दी है, लद्दाखी है, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर है, बकरवाल। बकरवाल जो ये जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। ठीक है, बकरवाल जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, जो भेड़ बकरियाँ जो चलाते हैं, याक चलाते हैं। फिर लाहौली है, देख लीजिए। कौन है? लाहौली बारी आदि प्रमुख है। लाहौली बारी ये नहीं है, इसको देख लीजिएगा। गुज्जर जो है कि गुज्जर भी जो है एक से अधिक राज्यों में पाए जाते हैं। जैसे नहीं सुनते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं, हरियाणा में भी पाए जाते हैं। तो ये सब जातियाँ और जो जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं, ये सब नीचे मिलेंगे आपको। देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, अब इसमें दे दिया है अंडमान निकोबार, ये पाया जाता है मुख्य रूप से अंडमान में, लेकिन दिया निकोबार, अंडमान निकोबार दिया है तो इसको ही मारेंगे। ठीक है, लेकिन यदि एक दे दिया, अंडमान दे दिया, तो आप जो है कि अंडमान ही मारेंगे, क्योंकि जारवा जनजाति जो है ये अंडमान में पाई जाती है। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन होगा, देखिए इसमें दिया होगा, जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। ठीक है, यह भारत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट जो लिखा गया है ये इम्पोर्टेंट वेरी है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। ठीक है, यह दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन जो है जनजाति ऐसी है जो केरल में पाई जाती है? तो कौन पाई जाती है भाई? ये लेप्चा जो है कहाँ पाया जाता है? ये जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और राजस्थान में, राजस्थान, उत्तराखंड में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। डाफर जो है कहाँ पाया जाता है? डाफर है, डफला है, चेचू। तो कौन होगा? ये चेचू होना चाहिए। देखिए, चेचू है, चेचू। लेप्चा जनजाति सिक्किम, देखिए लेप्चा जो है सिक्किम में भी पाया जाता है, और जो है कि उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है, बताएंगे आगे। लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम पाया जाता है। डाफर जो है गुजरात के सौराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात के सौराष्ट्र में पाया जाता है। डफला जो है कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, असम के कुछ भागों में पाई जाती है। जबकि चेचू मूलतः जो है कि आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजातियाँ हैं। आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई, चेचू मूलतः जो है आंध्र प्रदेश की नल्लामलाई क्षेत्र की जनजातियाँ हैं। यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। फिर देखिए, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाएगी? तमरिया जनजाति किस राज्य में पाया जाएगा? तमरिया जनजाति कहाँ पाया जाएगा भाई? तमरिया जनजाति ये झारखंड में पाया जाएगी। कहाँ पाया जाएगा? झारखंड में। यूपी RO 2021 पूछा है। जो एक तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की उपजाति है, जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। तमरिया जनजाति 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में
तमडिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। ठीक है, फिर देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति किस में निवास करती है भाई? देखिए ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पाया जाएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा। एक चीज़ जो मैंने लेप्चा बताया था, इसको आप लोग जो है कि ये केवल जो है सिक्किम में ही पाया जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। ये लेप्चा जो है कि जो जनजाति है केवल सिक्किम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सिक्किम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिक्किम, ठीक ना, सिक्किम पाया जाता है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है? सिक्किम पाया जाता है। ठीक है, और सब सही है। चेचू मुक्त कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसके कुछ जनजातियाँ जो है केरल में भी निवास करती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर देखिए थारू जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति विषय में जानते हैं। ये दीपावली को शोक मनाते हैं। दीपावली को थारू जनजाति शोक के रूप में मनाया जाता है, शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखिए दिया होगा 2011 की जनगणना सबसे बड़ी जनजाति भी हो। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी एवं उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड और खरवार के बाद, गोंड जनजाति और खरवार के बाद जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जो है कि कौन है? थारू है। ठीक, थारू है। कौन है? थारू है। तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उत्तर प्रदेश तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड एवं खरवार के बाद जो है कि कौन है? कौन है? थारू जनजाति है। कौन है? थारू जनजाति। कौन है? थारू जनजाति। तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल गोंड के बाद जनजाति है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति थारू गोंड है। ठीक है, फिर आगे चलिए। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन देता है। अब देखिए इसमें कैसे ट्रिक किया है। भील देखिए, भील राजस्थान में पाया जाता है। गोंड देखिए, गोंड जो है कि एक से अधिक राज्यों में पाया जाता है। तो इसको कैसे मिलाएंगे? भील है। लिम्बुस कोनियाक, अब जिसे मैंने पा लिया राजस्थान, एक दूसरा पा लिया। अब देखिए पहले सबसे जो इसको ट्रिक क्या है, कैसे हम इसे सरलता से जो है कि कर लेंगे। जैसे कि मुझे आ रहा है एक जो है कि दूसरा है भील, राजस्थान में जानता हूँ और सबको नहीं जानता हूँ। थोड़ा मोड़ा गोंड को भी जानता हूँ, हो सकता है छत्तीसगढ़ में हो। तो मैं यहाँ देखूँगा, मिलाऊँगा। देखिए कैसे मिलाऊँगा, ये यहाँ मिलाऊँगा मैं। जैसे कि गोंड का जो है कि गोंड जो है कहाँ गया? भील, हाँ भील राजस्थान में आप लोग देखे थे। तो इसका एक दूसरा देखिए, एक दूसरा यहाँ भी है, अब यहाँ भी दे दिया है। तब देखिए अब एक ही पॉइंट नहीं होगा, एक क्वेश्चन ये नहीं होगा क्योंकि दो जगह दो है। फिर देखिए गोंड का जो मैं छत्तीसगढ़ बताया था, बी का तीसरा है, बी का तीसरा यहाँ भी है। तो अब मामला फंस गया है। लिम्बुस ये किस में हो सकता है? सिक्किम में देखा जाए लिम्बुस। सी का चौथा यहाँ भी है भी। अब डी बचा, तो जब छत्तीसगढ़ राजस्थान में कोनियाक जो है कि डी का दूसरा होगा। डी का दूसरा देखिए यही होना चाहिए। देखिए ये भी नहीं है, तो ए है, डी का पहला है नागालैंड। तो इसमें नहीं मिल पाया, नहीं थी वो ट्रिक बहुत अच्छा था, पहले वही किया जाता है, सब लोग इसी तरह करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें देखिए भील का कौन होगा? राजस्थान होगा। गोंड का क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। लिम्बुस का जो है सिक्किम होगा। कोनियाक का जो है नागालैंड होगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। भील का जो है राजस्थान होगा, गोंड का जो है छत्तीसगढ़ होगा, लिम्बुस का जो है सिक्किम होगा, कोनियाक का जो है नागालैंड होगा। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति एक ऐसी जनजाति जो एक से अधिक राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। अब देखिए अपवाद तंत्र के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सब आपको मैपिंग बताया जाए। गंगा नदी का उदाहरण कौन से है? अनुवर्ती अफवाह है या पूर्ववर्ती अफवाह है? पूर्ववर्ती होना चाहिए। देखिए पूर्ववर्ती, गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अफवाह होता क्या है पहले जानिए। पूर्ववर्ती अफवाह ऐसा अफवाह होता है जो बिना मार्ग को अवरुद्ध किए, जैसे मान लीजिए कि बीच में जो है कि ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय जब आ गया तब तो उसका जो है कि दिशा चेंज होना चाहिए।
लेकिन वो आज भी जो है कि इस ग्रेट हिमालय के पहले से जो है कि वो जो है कि गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये सब बह रही हैं, उसी मार्ग से बह रही हैं। उसको जो है कि काट के जो है कि बुर्जी गार्ज का देखते हैं आप लोग, जो गार्ज का निर्माण करती हैं उसको काट देती हैं, लेकिन काट कर उसी मार्ग से बह रही हैं। तो यही पूर्ववर्ती नदी मतलब पहले से ही वो विद्यमान थी, यही ध्यान देना है आप लोग को, ठीक ना। गंगा नदी क्या है, एक पूर्ववर्ती नदी को उदाहरण है। इसमें एग्जाम अब व्याख्या ज़्यादा नहीं किया तो मैं बता दिया, आप लोग इतना जानिए कि गंगा नदी एक पूर्ववर्ती नदी को उदाहरण है, या पहले से ही, बहुत पहले से ही विद्यमान है और अपने परंपरागत मार्ग का अनुसरण करती है, ठीक है। आगे बढ़िए। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित कुमायूं हिमालय। अब देखिए ये सब जो है कि जब मैं फिजिकल क्या नाम है ग्रेट हिमालय जब पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है कि आप लोगों को प्राकृतिक विभाजन जो है ग्रेट हिमालय का प्राकृतिक विभाजन जब बताऊंगा तो ये सब आ जाएगा कुमायूं। उसमें बताऊंगा कि यहाँ जो है कि क्या नाम है कि यहाँ जो है कि ये सिंधु नदी है और यहाँ जो है कि सतलज नदी के बीच जो है पंजाब हिमालय स्थित है। फिर सतलज और यहाँ कौन नदी है, यहाँ जो शारदा नदी के बीच क्या है, सतलज और शारदा या काली नदी के बीच जो है कि ये कुमायूं हिमालय है, यही होना चाहिए। देखिए यही है। फिर उसके बाद काली और जो है कि यहाँ फिर बताऊंगा जो है कि काली और जो है कि यहाँ जो तीस्ता नदी के बीच जो है कि कौन है, महाभारत श्रेणी स्थित है। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन स्थित है, पूर्वी हिमालय स्थित है। ये सब मैं बताऊंगा आपको प्राप्त। इसलिए आप लोग जो है हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। और आर ओ में जियोग्राफी में हमारा टारगेट है 25+ इन्वायरमेंट को मिलाकर, और क्या नाम है कि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो है कि मैपिंग का 8 से 10 क्वेश्चन आता है, इसको मिलाकर सभी को मिलाकर जो है कि मेरा टारगेट है कि आप लोगों को जो है अधिक से अधिक जियोग्राफी में नंबर को लाना संभव बना दिया जाए। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको हल करिए और हमारा जो है कि मैपिंग वीडियो देखिए, आपका पूरा जो है जियोग्राफी जो है कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच, इसी काली को ही शारदा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। एक काली नदी जो है ये जो है कि उत्तराखंड जो है उत्तराखंड नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। काली नदी जो है जैसे मान ये है, ये उत्तराखंड है और ये जो है कि नेपाल यही है, तो ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे उतर जाती है, ठीक है। ये मिल जाती है घाघरा में, ठीक है। तो ये जो है कि उत्तराखंड है, ये नेपाल है, तो इनके भी सीमा राजनीतिक सीमा बनाती है, विवाद का कारण भी है। तो ऐसा देखिए सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदी देखिए दिया है। काली और तीस्ता के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तथा तीस्ता और दिहांग जो है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, या आप दिहांग करिए या ब्रह्मपुत्र करिए, क्योंकि वहीं जो है कि मूर्ति है, ठीक है। यांगलाब दर्रा के पास मूर्ति है, दर्रा जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी ही निर्माण करती है, सब बताया जाएगा आपको, बस जुड़े रहिए हमसे। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाभ लीजिए। हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित भाग को जो है कि हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय या पूर्वी हिमालय कहा जाता है, ठीक है, एक ही है। और इन सभी तीनों में सबसे ज़्यादा जो लंबाई है महाभारत की है। कहाँ गया, एक मिनट। इन सभी तीनों में जैसे दिया ना, सिंधु और सतलज है, हिमालय के भाग को जो है पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित भाग को ये जो नेपाल हिमालय जो है आपने देखा है, ये नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा है 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। फिर देखिए, फिर रुद्रप्रयाग, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है नदियों के समूह में। देखिए रुद्रप्रयाग है। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक, तो पहले देवप्रयाग देखिए। देवप्रयाग में जैसे आप लोग जानते सुने होंगे भागीरथी है, अलकनंदा है, तो डी का पहला खोजिए, डी का पहला है, डी का पहला। अब यहाँ 2 हैं तो अब आपको ये भी आना चाहिए। अब देखिए सी में, देखिए सी का जैसे कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडारी नदी है। सी का तीसरा है, सी का तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको तब और आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट, लाइन कट गई, लेकिन घबराइए मत, हमारे पास व्यवस्था है। अच्छा हो गया। तो अब देखिए ना, हमने क्या पढ़ाया था, देखिए रुद्रप्रयाग जो है, 1 मिनट,
रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी है, एक जो है दूसरा है, एक दूसरा है। अब देखिए रुद्रप्रयाग में यदि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी होगी तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। देखिए कौन है, देखिए इसमें नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ नीचे देखिए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडारी, भागीरथी अलकनंदा से होता है, भागीरथी अलकनंदा से होकर हो रहा है। जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा नंदाकिनी में सम्मिलित नहीं है। नंदप्रयाग पंचनद का निर्माण नहीं करती है, ठीक ना, ये गलत दिया है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक ना। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर जो है रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, ठीक ना। जो मैं कह रहा था इसका उत्तर बी, जो मैं अभी आपको लोगों को बता रहा था, देखिए बी बता रहा था, आप लोगों को बता रहा था ना कि बी वाला होगा, तो यही सही होगा, ठीक है। तो ये सब आपको मैपिंग में जो है बताया जाएगा, ये सब आपको मैपिंग में बताया जाएगा कि ऐसे मैप जाएगा। अलकनंदा इसका मुख्य नदी है, जो मुख्य नदी है अलकनंदा है, इसी में सभी नदियां आकर जो है कि मिलती हैं, ठीक है। सभी नदियां आकर इधर जो है मिलती हैं और लास्ट में जाकर जो है कि यहाँ देवप्रयाग है। देवप्रयाग में दोनों जो है कि अलकनंदा और कौन नदी मिलती है, अलकनंदा और कौन नदी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है कि इधर से आकर मिलकर दोनों जो देवप्रयाग में मिल जाती हैं। फिर नीचे जो है कि उतरती है हरिद्वार के पास, जब मैदानी क्षेत्र में जब उतरती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसके ऊपर जितने जो जाती हैं भागीरथी के नाम जाता है। ये भी बताया जाएगा टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर जो है बनाया गया है। सब वेरी इंपॉर्टेंट है, सब आपको बताया जाएगा नदियों में, ठीक ना। फिलहाल ये देखिए आप लोग हमसे जुड़िए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन यूपी PCS UDA LDA BO और जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं मैप से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। प्रश्न में सम्मिलित कीजिए दिए गए रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग, ये हो गया आपका। मंदाकिनी नदी संगम पर स्थल, मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है कौन, नंदप्रयाग। फिर आगे बढ़िए, देखिए निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ये सब बताया जाएगा। बद्रीनाथ मंदाकिनी होगा, कौन होगा इसमें जो है कि अलकनंदा नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ स्थल, सब इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा नदी पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध अलकनंदा नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित। इसी में लोग गलत कर देते हैं, ठीक, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि जो है केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, मंदाकिनी नदी पर। कहाँ स्थित है, मंदाकिनी नदी पर। कहाँ स्थित है, मंदाकिनी नदी पर, ठीक। कहाँ स्थित है, मंदाकिनी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आइए हम लोग थोड़ा ये देख लें, क्या नाम है, ये हो गया है, इतना पढ़ा दिया हूँ मैं। और पहले ये प्राकृतिक आपदाएं जलवायु देख लिया जाए, दिया हुआ है। 1 मिनट पहले देखा जाए कहाँ तक है प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाए तो आगे देखा जाए। फिर देखिए यमुना नदी देखी दिया है, देखिए यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, बंदरपूछ है। क्या है, बंदरपूछ। नंदा देवी जो है, नंदा देवी उत्तराखंड की चोटी है, ठीक ना। ये नीलकंठ है। ये देखिए यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है, मतलब निकलती है, ठीक है, यमुना नदी। और गंगोत्री नदी से क्या निकलती है, गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। ये गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। ये पूछ देगा, ये हिमनद दे देगा, उसके बाद नदियाँ दे देगा, इससे पूछता है। आप लोग ध्यान दीजिए, सब बताया जाएगा मैपिंग वीडियो में। आप लोग हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, इसमें देखिए कथन और कार्य ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये सब बताया जाएगा क्यों नहीं करती हैं, ये भी बताया जाएगा। पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्यों, क्योंकि वो छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है और यहाँ से जो है कि नदियाँ इतने ही ऐसे ढलान, चूँकि यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है तो ऐसे यहीं से बहुत छोटा ही रास्ता तय करती हैं, ठीक है। और ऊंचाई पर ये जो है कि
उथला ऊपर जो उथला सेट है यहाँ से जो है कि छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करने के लिए चट्टानों का असंगठित होना बहुत जरूरी है। चट्टानें जो है यहाँ संगठित रूप में हैं, ठीक है। तो ये सब कारण है, आपको बताया जाएगा। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, सही बात है। कारण क्या है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होते हैं। देखिए दिया है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन दिया है। तो क्या है, ए और आर दोनों सही आ रही है, सही का व्याख्या करता है। देखिए ए, देखिए ए है। तो आप लोग जुड़िए, आपको जो भी नॉलेज दिया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा और सारगर्भित होगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया क्यों है। आपको जो मैपिंग जब पढ़ाऊंगा पश्चिमी घाट, तो पूरा विस्तृत मैप बताऊंगा। देखिए शुरू करूंगा। ये जो मैप जब आप लोगों को बताऊंगा तो ये पूरा जो है कि आपका ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। देखिए पश्चिमी घाट का ये सब पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बचा है, ये सब शुरू करूँगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। फिर हमने जो है कि ये पूरा देखिए केवल पश्चिमी घाट का मैं बनाया हूँ, कैसे निकलती है, कौन सी नदियाँ कैसे पहाड़ी से, ये सब इसका आपको भौतिक राजनीतिक सबका जो है फिजिकल राजनीतिक सब बताऊँगा। हाँ 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, तो मैं बताऊँगा। ये वीडियो बनाना है हमें, तो जब एक एक टॉपिक जब उठाऊँगा उसमें विस्तृत नॉलेज जो है बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बताया था, पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है भाई, नहीं करती हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं करती हैं, इस तरह आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका कथन और कारण का क्वेश्चन हल करने का ट्रिक क्या है। आप लोग खुद जो है कि क्वेश्चन पूछिए। जैसे पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये कथन दे रहा है, क्या कारण है, क्यों नहीं करती हैं, तो इसका उत्तर नीचे मिलेगा कारण में। इसका किसी भी कार्य का कारण होता है, जैसे वे छोटे मार्ग के तीव्र गति की कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ठीक, हाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये जब जानते रहेंगे आप लोग कि सही बोल रहा है, तो आप ये दोनों मिल गया। तो दोनों जब मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन एक दूसरे को व्याख्यातिक करना चाहिए, मतलब दोनों कारण यदि कथन से मिल रहा है तब जान लीजिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का दोनों व्याख्या करता है। यदि नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी सही है, तब ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का जो है व्याख्या नहीं करता है। और जब आर गलत है तो कथन ए सही होगा, आर गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसी में लोग गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़िए, देखिए दिया है पूरा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है, ठीक है, सही बात है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग, देखिए दिया है जो मैं बता रहा था, लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टान से होकर जो है कि, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है दक्कन ट्रेप पाया जाता है, यहाँ जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित चट्टानें हैं, ठीक है, इसलिए आग्नेय चट्टानें, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है, कठोर चट्टानें से होकर प्रवाहित होती है, छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। इसी कारण ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और छोटी नदियों में कौन कौन सी नदियाँ ये भी बताया जाएगा, जैसे गंगावली है, काली है, और क्या नाम, ये गोवा में एक नदी है जो गोवा का जीवन रेखा बोला जाता है, क्या नाम है उसका, नदियाँ हैं, मांडवी नदी है, चावप्रायो नदी है, ये सब बताया जाएगा आपको उसमें, ठीक ना, ये सब बताया जाएगा। सब इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, आपको छोटी छोटी नदियाँ जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताया जाएगा पश्चिमी घाट की, ठीक ना, क्रम पूछ देता है। इसी कारण ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। प्रथम तथ्य के आधार पर यह कथन का गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर ये सही उत्तर है। और देखिए 7वां उत्तर है, देखिए निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, गोदावरी बहती है, यमुना बहती है, नर्मदा बहती है। नर्मदा जो है कि बहती है, ठीक ना, पढ़ा चुका हूँ मैपिंग में, जो है कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है, किस पहाड़ी पर स्थित है, मैकाले पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी स्थित है, नर्मदा नदी पर ही जो है धुआंधार प्रपात स्थित है, भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो यूपी पीछे से सब में पूछता है। निकलने में से कौन सी पश्चिम में प्रवाहित होती है, नर्मदा है। और नर्मदा नदी जो है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो है मिडिल से घाटी बनाकर बहती है नर्मदा। ऐसे जो है कि घाटी, ये जो है नर्मदा नदी यहाँ जो है कि मैकाले रेंज है, और ऐसे निकल के जाती है, जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है डायरेक्ट, ठीक है। ये नर्मदा नदी है, और ये क्या है, सतपुड़ा रेंज है, और ये क्या है, विंध्य रेंज है, ठीक है। इनके बीच कौन सी घाटी बनाती है नदी, नर्मदा नदी, यही पूछ देता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
और यमुना नदी है, गंगा नदी है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जबकि नर्मदा जो है किस हिमनद से निकलती है, ये जो अमरकंटक हिमनद से निकलती है, और गोदावरी नासिक से निकलती है। फिर यहाँ गंगा जो है कि गंगोत्री से निकलती है। इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है, हर एक टॉपिक से। भारत में पश्चिम की दिशा में प्रवाहित दिए गए विकल्पों में भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सब बताया जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की है, गंगा की, पद्मा की, स्वर्णरेखा की, हुगली की है। ठीक है, किसकी है? हुगली की है। किसकी है? हुगली की है। किसकी है? हुगली की है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्गम छोटा पठार से होता है। और ये भी जान लीजिए दामोदर नदी भी घाटी का निर्माण करती है। ठीक ना, दामोदर नदी, ताप्ती नदी और जो है कि और नर्मदा नदी, ये तीनों जो है कि घाटी का निर्माण करती है। ठीक ना, तीनों पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और दामोदर नदी जो है कि कोयला के भंडार के दृष्टि से सर्वाधिक धनी नदी है। ठीक ना, ये सब बताया जाएगा आपको। चूँकि अब जाने रहे छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर क्षेत्र उसे कहा जाता है जो खनिज संसाधनों के रूप में धनी हो, कोयला जहाँ सर्वाधिक पाया जाता हो। तो ये सब बता चुका हूँ मैपिंग में, आप लोग मैपिंग वाला वीडियो देखिए, सब बता चुका हूँ। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सब जो पश्चिमी घाट में जब नदियाँ बताऊँगा तो उद्गम स्थल भी बताऊँगा, पहाड़ी भी बताऊँगा। ठीक, तो काम चल रहा है, समय लगेगा, लेकिन वीडियो जब भी बनाऊंगा अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सारगर्भिक नॉलेज और सब जो है कि टू द पॉइंट एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, सबको बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों को अधिक से लाभ हो सके। ठीक है, हमसे अधिक से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से स्थित है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट का ही भाग है। सब पश्चिमी घाट के बाद ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, यहाँ हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, फिर यहाँ जो है कि बाबा बुदन की पहाड़ी है, कुद्रेमुख की चोटी बाबा बुदन की पहाड़ी पे स्थित है, सब बताएगा। फिर नीचे जो है आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी है, फिर नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है कि दूधा बेटा बता चुका हूँ कहाँ स्थित, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ जो है कि अन्नामलाई आ जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है कि अन्नामुडी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, 2695 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में पूछता है तो ये केरल राज्य में स्थित है, जबकि दूधा बेटा जो है कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर यहाँ आ जाएंगे कार्डमम या इलायची से, यहाँ इलायची सर्वाधिक पाए जाने के कारण इसे जो कार्डमम या इलायची पहाड़ी कहा जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत की या भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। कौन है? कार्डमम पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है कि अगस्ता मलाई है। कौन है? अगस्ता मलाई है। कौन है? अगस्ता मलाई है। कौन है? कहाँ स्थित है? ये जो अगस्ता मलाई जो है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। सब बताया जाएगा या बताया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए। सब जो है कि बहुत ही मेच्योर और सारगर्भिक के अंदर बताया जाएगा। ये जितने चीज़ बताया, फिर इसी में घाट है, इसी में जो है कि पाल घाट दर रहा है, फिर जो है कि सेनकोट्टा दर रहा है, ये सब बताया जाएगा आपको नए वीडियो में। ठीक है, तो देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 800 किमी की लंबाई और इतना वर्ग किमी हवा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक, में क्या प्रवाहित होती है? क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्या होती है? कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोडागू जिले, कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 800 किमी की लंबाई 81,155 वर्ग किमी अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अर्थात तिरुचिरापल्ली जो है कि किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्या स्थित है? कावेरी तिरुचिरापल्ली, याद रखिएगा, पूछता है। इसका अफवाह क्षेत्र जो है कि केरल कर्नाटक, ये जो कावेरी नदी 2 राज्यों में केवल पूछ दे किस राज्यों में बहती है, तो केवल 2 राज्यों में बहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में, कर्नाटक तमिलनाडु। लेकिन इसका अफवाह क्षेत्र जो है कि ध्यान दीजिएगा, ये मैप में देखेंगे ध्यान से पता नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। केरल जो है कर्नाटक, इसका अफवाह क्षेत्र जो है केरल कर्नाटक तमिलनाडु संघ साथी क्षेत्र पुडुचेरी में। सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र किसमें है? तमिलनाडु में। ठीक ना, सबसे कम जो है पुडुचेरी में। ठीक ना, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र किस राज्य में इसका अफवाह क्षेत्र है? तमिलनाडु में। ठीक है, करीब 55-56% है। उसके बाद सभी में, उसके बाद संघ साथी क्षेत्र जो पुडुचेरी में सबसे है। ठीक, क्योंकि लास्ट में यही मिलता है। ठीक ना, ऐसे बहती यहाँ टच है, जो कोरोमंडल तट है,
पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि और दक्षिण भारत की गंगा जो है किसे कहते हैं, कावेरी नदी को भी कहते हैं, जान ही रहे हैं। और कौन सी नदी जो है कि पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि ये सब बताया जाएगा आपको नदियों में। कावेरी नदी जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है कि बारहमासी नहीं होती हैं, जबकि कावेरी एकमात्र नदी है जो बारहमासी होती है, इसलिए दक्षिण की गंगा बोला जाता है। और दक्षिण की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी कहा जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ये सब बताया जाएगा आपको, ठीक। और द्वीपों का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है, श्रीरंगपट्टनम करती है, श्रीसमुद्र। ये भी बताया जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि कावेरी नदी बारहमासी है, न कि केवल एक ही मौसम में कार्य रहती है, ठीक ना। इसका कारण सब बताया जाएगा आपको, पूरा एकदम मैपिंग बनाकर आपको जो कि अच्छे से बताया जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरह वीडियो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। आप लोग इसे बार बार देखिएगा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और आप लोग जो है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अच्छे से पढ़िए। और उम्मीद करते हैं कि अगस्त माह में नोटिफिकेशन आ जाए। चर्चा तो बहुत चल रही है, देखिए क्या होता है। धन्यवाद।